हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कैफल एकेडमी। दोस्तों, आज हम 30 क्वेश्चन लेके आए हैं जिसे हम विस्तृत में बताएंगे ये सेंटेंस कहाँ गलती है कहाँ सही है, और जिसमें एंटोनिम सिनोनिम्स है, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है या आइटम एंड फ्रेज है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, समय नहीं गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अनुराग इज एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ Who is clever and amusing than he is। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि देन के पहले प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव का, जो यहाँ पर क्लेवर का प्रयोग हुआ है, लेकिन क्लेवर के बाद एंड प्लस एम्यूजिंग है। एम्यूजिंग क्या है? एम्यूजिंग इज बिफोर यानी पार्टिसिपल, जिसे हम बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव। ये भी क्वालिफाई करता है किसको? हु को। हु इज क्लेवर एंड एम्यूजिंग। तो क्लेवर अगर एडजेक्टिव है कंपैरेटिव फॉर्म में, तो एम्यूजिंग को भी मुझे कंपैरेटिव फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो यहां सिर्फ एम्यूजिंग नहीं होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा? मोर एम्यूजिंग, तो जाकर सही होगा। क्योंकि एक नाउन को जब क्वालिफाई करता है, जितने भी एडजेक्टिव, वो सारे के सारे एडजेक्टिव एक ही फॉर्म होना चाहिए। अगर हम कहते हैं बेटर एंड रेड पेन, तो गलत हो जाएगा, तो हमें ये कहना पड़ेगा बेटर एंड रेडर पेन। उसी प्रकार जब हम हु के साथ हु को हम क्वालिफाई करते हैं क्लेवर से, जो कंपैरेटिव है, तो एम्यूजिंग को भी हमको कंपैरेटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे क्या प्रयोग है? देन का। इसीलिए देन का प्रयोग देख रहे हैं, इसीलिए मुझे यहां पर मोर एम्यूजिंग करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? क्लेवर एंड मोर एम्यूजिंग, राइट। ओके, इस हिसाब से क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो गया? सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, The two first to arrive were the lucky spirits। फ्रेंड्स, इंग्लिश में दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं जो संख्या बताता है। एक होता है कार्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल। आप लोगों को पता होगा, कार्डिनल मतलब होता है जिसमें गिनती हो सके। जैसे देख लीजिए, एग्जांपल बता रहा हूं। कार्डिनल, इट इज 1 2 3 etc। और एक होता है ऑर्डिनल, जो क्रम बताता है। ऑर्डिनल ऑर्डर से बना है, ऑर्डिनल। ओके, इट इंडिकेट्स क्रम, ऑर्डर, लाइक फर्स्ट, सेकेंड etc। तो जब भी हम किसी भी सेंटेंस में कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव का प्रयोग एक साथ करेंगे, तो उसका क्रम होगा पहले ऑर्डिनल तब कार्डिनल। ऑर्डिनल क्या होता है? फर्स्ट, और कार्डिनल क्या होता है? 1 2 3। तो अगर मुझे ये कहना है कि पहला दो व्यक्ति, तो हम बोलेंगे द फर्स्ट टू पर्सन। हम ये नहीं कहेंगे द टू फर्स्ट पर्सन, तो गलत हो जाएगा। यहां उसी तरह की गलती है। यहां देखिए क्या है सेंटेंस में, ये लिखा है द टू फर्स्ट। तो टू क्या हो गया? ये हो गया आपको कार्डिनल, और ये क्या हो गया? ऑर्डिनल, जो कि गलत है। इसका क्रम क्या होता है? पहले ऑर्डिनल होगा तब कार्डिनल होगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर? फर्स्ट टू। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा यहां पर? फर्स्ट टू। फ्रेंड्स, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 2 3 4 ये सब क्या है? कार्डिनल एडजेक्टिव है। कार्डिनल एडजेक्टिव को न्यूमेरल एडजेक्टिव भी कहते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सोल्जर इज टॉट नेवर टू फाइट कावर्डली। फ्रेंड्स, बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो दिखने में लगते हैं एडवर्ब, लेकिन होते हैं एडजेक्टिव। उसी में से एक कावर्डली भी है, जैसे माइजरली, वो भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन लगता है एडवर्ब जैसे। क्योंकि नाउन होता है माइजर, एडजेक्टिव होता है माइजरली। उसी तरह से कवर्ड, ये होता है नाउन, जबकि कवर्डली होता है एडजेक्टिव। इसको एडवर्ब में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? इन ए प्लस ये एडजेक्टिव, जैसे कवर्डली और मेजरली,
और उसके बाद मैनर लगाते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस को देखिए, ये कह रहा है कि ए सोल्जर इज नेवर ट्राउट सोल्जर इज ट्राउट नेवर टू फाइट कवार्डली। यहाँ कहना चाह रहे हैं कि कवार्डली ढंग से लड़ने के लिए सोल्जर को सिखाया नहीं जाता है, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है, इसीलिए हम कवार्डली यहाँ पर गलत हो है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन कवार्डली मैनर, इन ए कवार्डली मैनर, अंडरस्टैंड, मतलब कायरता के तरह, कायरता पूर्वक नहीं लड़ने के लिए। ठीक है, सिर्फ कवार्डली कहेंगे तो गलत है, वो एडजेक्टिव है। हम ये कह सकते हैं दिस इज ए कवार्डली एक्ट, यह कायरतापूर्ण कार्य है, ये कह सकते हैं, क्योंकि कवार्डली क्या है, एडजेक्टिव है जो क्वालिफाई करता है नाउन को। यहाँ पर मुझे चाहिए एडवर्ब, क्योंकि हम फाइट को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो फाइट को क्वालिफाई करने के लिए मुझे चाहिए एडवर्ब का जरूरत है, जो कि हम प्रयोग किए हैं एडजेक्टिव का, जो कि देखने में लगता है एडवर्ब तरह, इसीलिए यह बात गलत है। क्या हो जाएगा, इन ए कवार्डली मैनर, राइट। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके फ्रेंड्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कॉल्ड एज यंग। दोस्तों इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिसके बाद एज का प्रयोग नहीं किया जाता है, वह सुपरफ्लुअस माना जाता है, उसी में से एक वर्ड है कॉल। या कॉल के बाद एज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्या करना चाह रहा है, 50 वर्ष के आदमी को हम यंग नहीं कह सकते हैं, तो यहाँ एज का कोई प्रयोग ही नहीं है। एज मतलब क्या होता है, जैसा या के रूप में, तो यंग के रूप में कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं कि 50 वर्ष के आदमी को हम यंग नहीं कहेंगे, सीधे कॉल्ड यंग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एज का प्रयोग किया है दैट इज सुपरफ्लुअस, इसको हटाना पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके फ्रेंड्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द लॉस ऑफ जॉब इज रिगार्डेड बाय सम एज एन एसेंशियल। देखिए दोस्तों, यहाँ द लॉस ऑफ जॉब यहाँ सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, इज भी सही है, क्योंकि यहाँ पर द लॉस सब्जेक्ट है, इसलिए इज आपको सही है। रिगार्डेड बाय सम, ठीक है, सम पीपल हो गया। एज, ये भी सही है। अब क्या है, एन नेसेसरी इविल, एन का प्रयोग किसके लिए किया हुआ है, इविल के लिए प्रयोग हुआ है। इविल क्या है, इविल तो होता है बुरा व्यक्ति, बुराई, तो इविल क्या है, वो शुरू हुआ है बॉवेल से, इसीलिए वहां पर एन का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जब हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो हमें देखना है कि आर्टिकल के जस्ट बाद कौन सा वर्ड है, उसका फर्स्ट लेटर क्या है। तो यहाँ आर्टिकल एन का पहला लेटर क्या है, एन है, क्योंकि नेसेसरी का प्रयोग क्या हो गया है, और नेसेसरी का पहला लेटर क्या है, एन है, जो कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं होकर ए का प्रयोग होना चाहिए, एक गलत हो गया है। ध्यान दीजिए, जब आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो ये ध्यान देना पड़ता है, ये ध्यान देना है कि आर्टिकल जस्ट बाद कौन सा वर्ड आ रहा है, उसी का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सम एज ए नेसेसरी इविल, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, द लॉस ऑफ जॉब इज रिगार्डेड बाय सम। यहां पर देखिए, द लॉस ऑफ जॉब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर द लॉस है, इसलिए उसके हिसाब से इज का प्रयोग किया गया है, जो सही है। रिगार्डेड बाय सम एज एन नेसेसरी इविल, यहां पर देखिए ये पॉइंट है, यहां इविल है जिसके लिए एन का प्रयोग किया गया है, लेकिन इस इविल को क्वालिफाई कौन कर रहा है, नेसेसरी, दैट मींस द वर्ड व्हिच इज क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव नेसेसरी, एंड वी हैव टू ऐड आर्टिकल बिफोर नेसेसरी। तो नेसेसरी start with the letter n which is consonant, that's why we should use here article a not n, because the first letter of necessary is n। और इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिए कि जब भी हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो भले ही वो नाउन का पहले प्रयोग होता है, लेकिन अगर नाउन को कोई एडवर्ब या एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है तो जो वर्ड क्वालिफाई करता है उसके हिसाब से, यानी जिस वर्ड के जस्ट पहले प्रयोग करेंगे आर्टिकल, उसके हिसाब से आर्टिकल का निर्धारण होता है कि ए होगा या एन होगा। अगर फर्स्ट लेटर ऑफ दैट लेटर इज कंसोनेंट देन वी शुड यूज ए, अदरवाइज एन, राइट। तो यहां पर इविल के अनुसार हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे, हम प्रयोग करेंगे नेसेसरी के हिसाब से ए। आर्टिकल तो ए होगा क्योंकि नेसेसरी का फर्स्ट लेटर इज कंसोनेंट एन, दैट्स व्हाई वी शुड पुट हियर ए नॉट एन, राइट। तो ये जो एन का प्रयोग है इसको बदलना पड़ेगा, ये हो जाएगा
ए, ने, ये हो जाएगा ए। ओके फ्रेंड्स, तो यहां एन को हटा के हम ए कर देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इट इज ए क्वार्टर टू 10 बाय माई वॉच। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे घड़ी में अभी 9:45 बजे हैं। फ्रेंड्स, जब आपको हम बताएंगे कि टाइम कैसे कहा जाता है उसमें आपको और इसको एक्सप्लेन करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम टाइम के बारे में बताएंगे कि टाइम कैसे कहा जाता है उसमें इसे और क्लियर करेंगे। फिलहाल अभी यह समझिए, जब क्वार्टर मतलब होता है 1/4, तो जब टाइम बताते हैं तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, उसमें अगर क्वार्टर बोलते हैं तो 15 मिनट का ड्यूरेशन बताता है। तो जब हम इस तरह का हाफ या क्वार्टर का प्रयोग करते हैं फुल टाइम के साथ, तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां कहने का मतलब यह है कि 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो क्वार्टर टू 10 होता है, एक क्वार्टर टू 10 नहीं होता है। इसीलिए इस वाक्य में ए का प्रयोग यहां पर गलत है, इसको हटाएंगे। राइट, तो क्या हो जाएगा, इट्स क्वार्टर टू 10 बाय माई वॉच। ध्यान दीजिए, यहां पर बाई सही है क्योंकि मेरे घड़ी में 10 बजे आया या मेरे घड़ी द्वारा, तो अब मेरे घड़ी द्वारा हुई होता है तो मेरे घड़ी में तो हम बाय माई वॉच होता है, इन माई वॉच नहीं होता है। इसलिए ध्यान दीजिए, बाय माई वॉच इज करेक्ट। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स, this question has been frequently explained by me. If he had called me up, I would inform him. I have told you many times that when a clause starts with if and past perfect, then next clause contain would plus have plus V3. Remember, and if the if plus past simple is used in first clause, then second clause contains would plus V1. ठीक है, तो जब पास्ट परफेक्ट रहता है पहला क्लॉज में, तो नेक्स्ट क्लॉज में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस है प्लस V3 करते हैं। यहां क्या है, वुड प्लस V1 है, जो कि गलत है, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही, इसका हो जाएगा वुड हैव इनफॉर्म। राइट, ये सही होता, चूंकि हम बता चुके हैं, चूंकि ये हम बहुत बता चुके हैं, तो आप इसे वीडियो में भी देख सकते हैं, जो हम पास्ट परफेक्ट के वीडियो बताए हैं, हाउ टू यूज पास्ट परफेक्टर्स, उसे आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, you are quite cynical when you say that the reason why we have such a large turnout is because we are serving refreshments. Friends, because का प्रयोग भी यहाँ पर क्योंकि बस हो रहा है, और द रीजन वाई के लिए भी हम क्योंकि प्रयोग कर रहे हैं, यानी एक ही चीज बताने के लिए हम दो चीज का प्रयोग कर रहे हैं जो गलत है। या तो हम द रीजन वाई का प्रयोग करेंगे या हम बिकॉज का प्रयोग करेंगे। तो सिर्फ आप ये याद रखिए कि जब द रीजन वाई का हम प्रयोग कर चुके हैं एक सेंटेंस में, तो उसी सेंटेंस में हम बिकॉज का प्रयोग नहीं करेंगे। यही इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ही याद रखिए, आपका काम चल जाएगा। या तो द रीजन वाई का प्रयोग होगा या तो बिकॉज का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि बोथ कैरी द सेम मीनिंग। ओके, तो यहां जो है द रीजन वाई ये सही है, तो यहां आप बिकॉज का प्रयोग ना करें, इसे हटा दें। राइट, इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, that store hadn't hardly any of those goods. Friends, in English there are many words which are semi-negative. For example, hardly, scarcely, little, few. These all are negative words. अगर इसका प्रयोग सेंटेंस में कर दिए हैं तो सेंटेंस समझिए नेगेटिव है। तो एक सेंटेंस में अगर हम दो नेगेटिव वर्ड का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा, वो गलत हो जाएगा। इसीलिए
यहां क्या कहना चाह रहा है कि वह स्टोर में मुश्किल से उस तरह का कोई भी गुड्स होगा। यहां पर क्या है, हैडंट में नॉट का प्रयोग हुआ है और ये हार्डली का प्रयोग किया हुआ है। ये हार्डली क्या होता है, सेमी नेगेटिव वर्ड है, यहां नॉट का प्रयोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये दोनों नेगेटिव मिलकर इसको पॉजिटिव बना देगा तो अर्थ बदल जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। इसीलिए या तो हम हार्डली का प्रयोग करेंगे या तो नॉट का प्रयोग करेंगे। तो या तो हम हैड नॉट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, द स्टोर हैड हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स, ये भी चलेगा, या हार्डली का प्रयोग हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, द स्टोर हैड नॉट एनी ऑफ दोज गुड्स। ठीक है, तो यहां पर शब्द को हटाना है, या तो हार्डली को या तो नॉट को, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी बी में गलती है। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वॉकिंग अलोंग द रोड ए कार नॉट हिम डाउन। फ्रेंड्स, जब हम आपको पार्टिसिपल, झिरंड और इन्फिनेटिव के बारे बताएंगे तो उसमें और इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल यहां ये समझिए कि किसी भी पार्टिसिपल के प्रयोग सेंटेंस में करते हैं तो उसके लिए भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। यहां कह रहा है क्या, वॉकिंग अलोंग द रोड ए कार नॉक्ड हिम डाउन, यहां सब्जेक्ट क्या है, कार है, तो वॉकिंग के लिए अगर कार का प्रयोग हम करते हैं एज ए सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, कार रोड पर टहल रहा था तभी उसे धक्का मार गिरा दिया, जो ही गलत हो जाएगा, क्योंकि वॉकिंग कोई और कर रहा था और कार ने उसे धक्का मारा, यानी वॉकिंग के लिए सब्जेक्ट कोई और होना चाहिए, तब जाकर सेंटेंस का सही अर्थ होगा। तो इसे हम क्या करेंगे, ये ध्यान रखिए, जब भी हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं तो उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है, अगर वो सब्जेक्ट मिसमैच हो तो सेंटेंस गलत हो जाता है। यहां वही हो रहा है, ये कार जो है मिसमैच हो रहा है पार्टिसिपल वॉकिंग से। यहां वॉकिंग कर रहा था कोई, ही वॉकिंग कर रहा था जिससे धक्का मारा गया, वॉकिंग कर रहा था ही और उसको कार ने धक्का मारा, तो इसीलिए वॉकिंग के लिए हम सब्जेक्ट वहां पर देना पड़ेगा। While he was walking along the road, a car knocked him down. तो इस तरह से सेंटेंस को हम सुधार सकते हैं। तो इसे हम और एक्सप्लेन करेंगे जब हम आपको पार्टिसिपल का प्रयोग बताएंगे। अभी फिलहाल ये समझिए कि वॉकिंग का सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ये सेंटेंस गलत हो रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, वॉकिंग में सब्जेक्ट डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसे हमको सुधारना है ए में। इसलिए हम क्या कर देते हैं, क्या हो जाएगा इसका, while walking while he was walking along the road, ये कर देंगे, ठीक है, तो सेंटेंस सही हो जाएगा। तो हम इसे चेंज कर दिए, इसलिए इस हिसाब से क्या हो जाएगा आंसर ए। क्या हो जाएगा सेंटेंस, while he was walking along the road a car knocked him down, right? Okay, now question number 11, having done my homework my mother allowed me to go out and play। फ्रेंड्स, यहां भी वही प्रॉब्लम है, हैविंग के लिए कोई सब्जेक्ट यहां पर नहीं है और माय मदर सब्जेक्ट है अलाउ का, तो हैविंग डन के लिए सब्जेक्ट कहां है, उसके लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो फिर भी यहां पर सुधारेंगे तो क्या हो जाएगा, इस बार कहना क्या चाह रहा है कि जब मैं काम कर लेता हूं या मेरे काम कर लेने के बाद मेरी माँ मुझे अलाउ करती है बाहर जाने के लिए, खेलने के लिए, तो मेरे काम कर लेने के बाद, तो यहां पर हम क्या करेंगे, आफ्टर जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको सेंटेंस सुधारना पड़ेगा ए में, इसे सुधारने की जरूरत है, इसे सुधार दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, सेंटेंस का सेंस समझ गए, सेंस यही है कि आफ्टर आई हैड डन माई होमवर्क, ऐसा होना चाहिए, आफ्टर I had done my homework, right? चूंकि वहां पर हैविंग डन के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए वो सेंटेंस गलत है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आफ्टर आई हैड डन माई होमवर्क माय मदर अलाउड मी टू गो आउट एंड प्ले। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए। एनी प्रॉब्लम, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम दैट पार्टिसिपल मस्ट हैव ए सब्जेक्ट, यह सब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा आई, उसको बना देंगे आफ्टर आई हैड डन माय होमवर्क, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर
12. My sister has read पेज आफ्टर पेज. फ्रेंड्स, ये एक्सप्रेशन है, पेज आफ्टर पेज एक्सप्रेशन है. इट मीन्स पेज पर पेज, पन्ना के पन्ना पढ़ता गया. जैसे हम कहते हैं घर का घर जल गया, द हाउस आफ्टर हाउस वॉज बोर्न. ठीक है, लोगों पर लोग आते गए, पीपुल आफ्टर पीपुल केम. ठीक है, किताब की किताब खरीदा गया, बुक आफ्टर बुक वॉज बाउट. तो इस तरह का एक्सप्रेशन होता है नाउन प्लस आफ्टर प्लस नाउन. लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि नाउन का जो प्रयोग करते हैं वो सिंगुलर होना चाहिए. बुक्स आफ्टर बुक्स नहीं होगा, क्या होगा? बुक आफ्टर बुक. इसी तर्ज पर यहां प्रयोग किया गया है पेजेज आफ्टर पेजेज, जो गलत है, चूंकि पेज प्लूरल दिया हुआ है. तो यहां क्या होना चाहिए? पेज आफ्टर पेज. तो इससे सही क्या हो जाएगा? पेज आफ्टर पेज. दिस इज द राइट एक्सप्रेशन. ओके, इस एक्सप्रेशन में हम प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं. क्या प्रयोग करते हैं? सिंगुलर नाउन का. क्या हो जाएगा? पेज आफ्टर पेज. तो आंसर क्या हो जाएगा 12 का? शी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13. I went to the temple with my parents, aunts and cousin sister. Very nice. दोस्तों, हम लोग जनरली प्रयोग कर देते हैं कि वह मेरी चचेरी बहन है तो हम कह देते हैं कजिन सिस्टर. वो मेरा भाई है तो बोलते हैं कजिन ब्रदर. लेकिन ऐसा प्रयोग गलत है. इंग्लिश में कजिन का अर्थ ही होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई, बहन. इसे उसके साथ सिस्टर या ब्रदर लगाने की जरूरत नहीं होता है, जो यहां लगा दिया गया है. आप देख लीजिए, कजिन सिस्टर का प्रयोग किया गया है, जबकि कजिन का मतलब ही होता है चचेरी भाई, चचेरा भाई बहन, मसेरा भाई बहन. कजिन का अर्थ ही होता है भाई बहन. उसमें अलग से सिस्टर या ब्रदर लगाने की जरूरत नहीं होता है. इसीलिए यहां पर सुधार देंगे. इसको क्या हो जाएगा? सिर्फ कजिन होगा. राइट. तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया? शी. Now question number 14. He took leave of 4 days. Friends, leave के साथ preposition for का प्रयोग होता है. ठीक है, तो यहां पर leave of नहीं होगा, leave for होगा. राइट. तो वहां ऑफ का प्रयोग गलत है. तो क्या हो जाएगा? He took leave for 4 days. तो आंसर क्या हो गया? B. Question number 15. Children should always listen the advice of their elders and well-wisher. Friends, I have told you many times that listen is a word which always follow by preposition to. Listen to radio, listen to my voice, listen to my voice, listen to your friends, listen to your fathers, etc. तो listen के बाद to का प्रयोग करना चाहिए. तो यहां जो प्रयोग हुआ है लिसन विदाउट टू, इसमें इसे सुधारना है. यहां क्या हो जाएगा? टू का प्रयोग कर देंगे यहां पर. राइट. तो क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन टू द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स. राइट. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? B. Okay friends, now question number 16 to 20 we will have to choose synonyms, यानी समान मीनिंग जो एग्जैक्ट एक दूसरे को बताता हो. तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 का देखते हैं. पीटी. पीटी मतलब होता है रहम, दया, करुणा. अब इसके 4 ऑप्शन है. अब चारों पर गौर कीजिए. ऑफेंस मतलब होता है अपराध. मर्सी मतलब होता है रहम या दया. काइंडनेस मतलब होता है दयालुता, उदारता. और जॉय मतलब होता है खुशी.
अब जब चारों ऑप्शन पर गौर करते हैं तो लगता यह है कि ऑफेंस जो है इसका सिनोनिम्स नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका मीनिंग हटके है। अब काइंडनेस और मर्सी ये दो वर्ड सिमिलर मीनिंग रखता है, तो हम इस पर गौर करते हैं और इस दर में चुनना है। तो काइंडनेस मतलब होता है किसी के प्रति उदार या नम्र या नम यानी माइल्ड, तो उदारता के सेंस में काइंडनेस का प्रयोग होता है। लेकिन मर्सी का प्रयोग रहम के सेंस में, किसी के ऊपर रहम करने के सेंस में आता है, रहम करना, रहम दया। तो पीटी का सिनोनिम्स मर्सी होना चाहिए, क्योंकि ये उसके बहुत क्लोज है। अगर ऑप्शन में मर्सी नहीं रहता तब हम काइंडनेस दे सकते थे, लेकिन जब मर्सी दिया हुआ है तो मर्सी इज क्लोजर सिनोनिम्स ऑफ पिटी देन काइंडनेस। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, एबंडेंट। एज अर्लियर आई हैव टोल्ड यू, एबंडेंट मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। ठीक है, अब इसका ऑप्शन देखिए, अब इसका 4 ऑप्शन दिया है, उस पर गौर कीजिए। सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त। पर्याप्त मतलब क्या होता है, जितना रिक्वायर्ड है उससे अधिक, उसको बोलते हैं पर्याप्त। या जितना रिक्वायर्ड है उतना अगर उपलब्ध है तो उसको बोलते हैं पर्याप्त, दैट इज कॉल्ड सफिशिएंट। सेकेंड वर्ड इज प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल इज द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम प्लेंटी, PLENTY। प्लेंटी मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में, तो प्लेंटी से बना है प्लेंटीफुल। तो जब प्लेंटीफुल करते हैं इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। थर्ड इज सिग्निफिकेंट, इट मीन्स इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट। एंड फोर्थ इज वाइब्रेंट। वाइब्रेंट मतलब होता है उद्यमी, बहुत ही एक्टिव, बहुत ही जोशीला, जो वाइब्रेट करता हो, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेंट। तो अब इस चारों ऑप्शन को जब गौर करते हैं तो इसमें सफिशिएंट और प्लेंटीफुल ये दो वर्ड ऐसे हैं जो थोड़ा ज्यादा क्लोज है। अब इस दर में विचार कीजिए। जैसा कि हम बता चुके हैं, एबंडेंट मीन्स टू बी इन एक्सेसिव, यानी प्रचुर मात्रा में होना, प्रचुर मात्रा में, एबंडेंट। जब हम ऑप्शन सफिशिएंट और प्लेंटीफुल पे कंपेयर करते हैं तो सफिशिएंट का अर्थ होता है जितना रिक्वायर्ड है उतना उपलब्ध होना, मतलब रिक्वायर्ड के बराबर, तो इट इज नॉट प्रचुर मात्रा में, तो ये उतना सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, प्लेंटीफुल, जिसका मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में या प्रचुर मात्रा में। तो दिस इज द क्वाइट सिनोनिम्स ऑफ अबंडेंट। तो आंसर इज बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। फ्रेंड्स, क्वास, दिस इज द वर्ड व्हिच मीन्स दबाना या रद्द करना, रिजेक्ट करना, रिफ्यूज करना। अब इसका ऑप्शन देखिए, स्लैश, SLASH, स्लैश होता है घटाना। जैसे कभी दाम घटता है, पैसा घटता है, पैसा कटता है, उस समय हम स्लैश का प्रयोग करते हैं। स्लैश योर एक्सपेंडिचर, स्लैश द मैन पावर, इस तरह से प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो स्लैश हो गया घटाना या कम करना। नाउ क्वेश्चन, आप जानते हैं क्वेश्चन तो क्या होता है, प्रश्न। तो थर्ड प्लीज, प्लीज मतलब होता है प्रतिज्ञा या किसी चीज का प्रण लेना। और चौथा ऑप्शन है रिजेक्ट, जिसका मतलब होता है रद्द करना। तो जब चारों ऑप्शन पर हम गौर करते हैं तो लगता है इसका सही आंसर होना चाहिए रिजेक्ट, क्योंकि रिजेक्ट और स्लैश, चूंकि रिजेक्ट और क्वेश्चन का मीनिंग लगभग सेम है। तो ऑप्शन 18 का आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर डी होना चाहिए, रिजेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 19, जिसका अर्थ होता है परिचय लेना, परिचय देना या फैमिलियर होना। अब इसके ऑप्शन पर विचार कीजिए। एराउज, एराउज मतलब होता है जगाना, कोई चीज अंदर में हो उसको जगाना, कोई इच्छा, कोई फीलिंग, इस तरह का। जैसे मुझे भूख जगा दिया, तो ही रोज माई हंगर, ही रोज माई थर्स्ट, कोई फीलिंग आदि को बढ़ाना, उसके लिए हम एराउज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नाउ ऑप्शन बी है इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस मतलब होता है परिचय देना या
अपने आप को बताना। अपॉइंट मतलब होता है नियुक्ति करना, और एक्वायर मतलब होता है प्राप्त करना या अपने कब्जे में लेना। चारों ऑप्शन को देखने से पता चलता है कि एक्वेंट से मिलता जुलता मीनिंग इंट्रोड्यूस का है, इसीलिए क्वेश्चन 100 का आंसर बी होगा। नाउ क्वेश्चन 20, डिनाई। डिनाई मतलब होता है किसी चीज को नकारना, किसी चीज को अस्वीकार करना। जैसे कोई कहता है कि आप बदमाश हैं, आप कहते हैं कि नो आई डिनाई दैट आई एम रग, मतलब मैं इस बात को इनकार करता हूं कि मैं बदमाश हूं। ठीक है, तो डिनाई मतलब इनकार करना किसी चीज को। और उसका ऑप्शन देखिए, रीगेन मतलब फिर से प्राप्त करना, ये सही नहीं लग रहा है। रिफ्यूज इसे मतलब इनकार करना या रिजेक्ट करना, तो रिफ्यूज मिलता जुलता है, लेकिन मुझे और ऑप्शन पे देखना है। ये ध्यान रखिए, चारों ऑप्शन में विचार करने के बाद ही आप आंसर दीजिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि दिए गए वर्ड का एक से अधिक सिनोनिम्स हो, लेकिन मुझे ये देखना है कि सबसे क्लोजेस्ट कौन है, तो हमको क्लोजेस्ट खोजना है, इसीलिए चारों ऑप्शन को देखना चाहिए ना। ऑप्शन सी, रिपेयर मरम्मत करना, दिस इज नॉट आल्सो सिनोनिम्स। रिड्यूस इट मींस कम करना, दिस इज नॉट सिनोनिम्स टू डिनाई। तो जब चारों ऑप्शन को देखते हैं तो उसके आधार पर लगता है कि डिनाई का सिनोनिम्स रिफ्यूज होना चाहिए। क्वेश्चन 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, सॉरी बी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके ओके फ्रेंड्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 to 25 we will have to choose opposite meaning, that is antonyms। तो इस क्रम में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21, रैपिडली। रैपिडली मीन्स तेजी से, रैपिड मतलब होता है तेजी, शीघ्रता। रैपिडली मतलब तेजी से, शीघ्रता से। अब इसका एंटोनिम खोजना है। लेजली मतलब आलस पूर्ण ढंग से, आलसी से। सेक्रेटली मतलब गुप्त रूप से। स्लोली धीरे से। फर्मली जोर से या कसकर। तो इस चारों ऑप्शन को देखने से पता चलता है कि रैपिडली जिसका अर्थ होता है शीघ्रता से या जल्दी से, उसका अर्थ हो जाएगा उल्टा अर्थ, यानी एंटोनिम्स स्लोली धीरे से। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, टर्मिनेट। टर्मिनेट मीन्स, टर्मिनेट का अर्थ होता है समाप्त करना या खत्म करना, यानी इंड करना। अब इसका ऑप्शन देखिए, हैसन, HASTEN, हैसन, HASTEN, हैसन मतलब होता है जल्दबाजी करना। डिपार्ट इसका मतलब होता है प्रस्थान करना, कहीं से चला जाना। बिगिन इसका मतलब होता है आरंभ करना, और चेंज इसका मतलब होता है बदलना। अब टर्मिनेट मतलब होता है समाप्त करना, इसका इंटरेंस क्या होना चाहिए? शुरू करना। जो किसी चीज को समाप्त करते हैं वो होता है उल्टा, मतलब लास्ट पॉइंट। तो बिगिनिंग पॉइंट क्या होगा? शुरू करना। तो इसका इंटरेंस होना चाहिए सी, बिगिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, सक्सेसर। इसका मतलब होता है वंशज, यानी आपके आने वाला पीढ़ी। ठीक है, अब इसका ऑप्शन देखिए, फेल्योर असफलता, ये हो नहीं सकता है। लूजर खोने वाला या हारने वाला, ये भी नहीं हो सकता है। प्रीडिसेसर इसका मतलब होता है पुरखा, यानी आपसे जो पहले आए हुए हैं वो। और फोर्थ ऑप्शन है प्रीडेटर, जिसका मतलब होता है शिकार करने वाला, दूसरे को शिकार करने वाला, दैट इज कॉल्ड प्रीडेटर। अब इस चारों ऑप्शन पर गौर करेंगे तो मात्र प्रीडिसेसर ऐसा वर्ड है जो सक्सेसर से मेल खाता है। अब देखिए एक किस्सा है, सक्सेसर मतलब आपके आने वाला वंशज, यानी आपकी आने वाली पीढ़ी, जबकि प्रीडेसेसर मतलब होता है आपसे पहले का वंशज, यानी आपसे जो पहले आया था वो। तो जस्ट उल्टा हो गया, एक आपसे बात का है, एक आपसे पहले का है, तो दोनों एक दूसरे का इंटरनेम्स हो गया। इस तरह से 23 का आंसर हो जाएगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, क्वाइट। फ्रेंड्स, आप जानते हैं क्वाइट का अर्थ होता है शांत, काम, बिना किसी हल्ला गुल्ला के, बिना किसी ज्यादा एक्टिविटी का, सब कुछ शांत। अब इसके ऑप्शन पर गौर कीजिए, स्ट्रॉन्ग जिसका मतलब होता है मजबूत, ताकतवर।
दूसरा ऑप्शन है पेंडिमोनियम, इट मीन्स a lot of कोलाहल, a lot of noise and a lot of activities, मतलब कोलाहलपूर्ण, उपद्रवपूर्ण, हल्ला गुल्लापूर्ण, उसको बोलते हैं पेंडिमोनियम। नाउ थर्ड इनकम्प्लीट, मतलब अपूर्ण, अधूरा। और फोर्थ ऑप्शन है वायोलेंट, मतलब हिंसक। अब इस चारों ऑप्शन पर गौर करते हैं तो पता चलता है कि पेंडिमोनियम ही एक ऐसा वर्ड है जो इसका एंटोनिम्स हो सकता है। क्योंकि क्वाइट मतलब शांत, बिना किसी खास एक्टिविटी का, बिना किसी ज्यादा शोरगुल का, तो उस हिसाब से पेंडिमोनियम होता है बहुत शोरगुल के साथ, बहुत सारी एक्टिविटी के साथ, बहुत हल्ला गुल्ला के साथ, तो उसे बोलते हैं पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम इज द राइट एंटोनिम्स ऑफ क्वाइट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25 वेग। वेग मीन्स होता है अस्पष्ट, धुंधला, राइट। नाउ कंसीडर द ऑप्शन। क्लियर, क्लियर मतलब होता है स्पष्ट। डल मतलब होता है सुस्त या स्पष्ट नहीं दिखने वाला। अननोन मतलब जिसके बारे में नहीं जानते हो, अज्ञात। और सैडी मतलब छायापूर्ण। चारों ऑप्शन पर गौर करने के बाद पता चलता है कि एक क्लियर ही एक ऐसा वर्ड है जो उसका एंटोनिम्स हो सकता है। चूंकि वेग मतलब अस्पष्ट, क्लियर मतलब स्पष्ट। राइट आंसर इज ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 to 30 is item and phrase. So let us solve the question number 26. Apple pie order. Friends, एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स होता है सब कुछ सही तरीके से, सही क्रम में, दैट इज कॉल्ड एप्पल पाई ऑर्डर। अब इसे ऑप्शन देखिए। टू मेक एटमोस्ट एफर्ट, पूर्ण प्रयास करना, ये सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है इन गुड कंडीशन। ऑप्शन बी जो है तो एप्पल पाई ऑर्डर का सही मीनिंग बता रहा है। ऑप्शन सी देखिए, टू बी डिलीजेंट वर्कर, मतलब परिश्रम करने वाला, काम करने वाला, तो वो तो सही नहीं लग रहा है। और ऑप्शन डी है टू बी मेथडिकल इन वर्क, और कार्यपूर्ण किसी तरीके से करना। तो ये थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन एप्पल पाई ऑर्डर होता है सब कुछ सही सही स्थिति में, सही दिशा में, सही पोजीशन पर होना। तो उसके लिए होता है टू बी इन गुड कंडीशन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27। टू बी एट लॉस, आप लोगों को पता है टू बी एट लॉस किस होता है? घबराहट की स्थिति में होना, या ऐसा स्थिति में होना कि आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करें क्या नहीं करें, नहीं घबराया हुआ। अब इसके ऑप्शन देखिए। टू बी अनेबल टू डिसाइड, हाँ ये वर्ड उससे मिलता जुलता है, ये सही हो सकता है, लेकिन अदर ऑप्शन पर भी हम लोग गौर करें। टू सफर ए ह्यूज लॉस, मतलब बहुत बड़ी हानि होना, तो ये उससे मेल नहीं खाता है। टू लूज वंस एफर्ट, मतलब अपना कोशिश उसका बेकार जाना या खो जाना, ये भी सही नहीं हो रहा है। टू टेक एडवांटेज ऑफ ए वीकनेस, किसी की वीकनेस को फायदा ग्रुप उठाना, ये भी सही नहीं लग रहा है। तो ओनली ऑप्शन ए इज सुटेबल टू द मीनिंग ऑफ टू बी एट ए लॉस। आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। टू बी एट ए पिंच, आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, पिंच मींस चींटी काटना या किसी को चुभाना कुछ। तो टू बी एट पिंच मतलब होता है ट्रबल में होना। अब इस ऑप्शन को देखिए। टू गिव ए पिंच, किसी को एक पिंच देना, ये एक सटीक नहीं लग रहा है, मिलता जुलता है लेकिन सटीक नहीं है, इसीलिए हम सभी ऑप्शन पर गौर करेंगे। दूसरा टू स्केप है, भाग जाना, ये बिल्कुल ही नहीं सही है। टू बी इन ट्रबल, यह एग्जैक्ट टू बी एट पिंच का है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि जो लास्ट ऑप्शन है टू डी, टू फॉलो द सेम पाथ, इसका मतलब होता है कि एक ही तरीका को बार बार फॉलो करना, तो ये भी सही नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर सी सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। टू बी एट सिक्सेज एंड सेवेंस, फ्रेंड्स पहले इसका मीनिंग समझिए। इसका मतलब होता है तितर बितर की स्थिति में होना, यानी गड़बड़ स्थिति में नहीं, कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं होना, दैट इज कॉल्ड टू बी एट सिक्सेज एंड सेवेंस। नाउ ऑप्शन ए, टू बी इन डिसऑर्डर, मतलब ऑर्डर में नहीं होना, तो ये उससे मिलता जुलता मीनिंग है, लेकिन
अदर ऑप्शन पर भी आप गौर करें। टू हैव समथिंग 6 and 7 नंबर, ये सही नहीं हो रहा है, क्योंकि 6 और 7 नंबर कुछ रखना इसका सेंस तो ये है नहीं, तो ये हो नहीं सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, टू प्रॉफिट इन ए डिसऑनेस्ट वे, किसी चीज को बेईमानी तरीके से प्रॉफिट करना, तो वो भी सही नहीं है। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, चारों में से कोई नहीं, तो ये भी सही नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन 29 का आंसर ए सही है। नाउ 30, टू बी बोर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, इसका मतलब होता है कि किसी धनी घर में पैदा लेना, किसी धनी घर में जन्म लेना। इसका मतलब किसी धनी घर में जन्म लेना। अब इसके ऑप्शन पर देखिए, पहला ऑप्शन है टू मेक मनी इन अर्ली एज, मतलब कम उम्र में ही पैसा कमाना, तो ये उस सेंस में नहीं आ रहा है, क्योंकि धनी घर पैदा लेना से मतलब कमाना थोड़ी ही होता है, तो ये सही नहीं लग रहा है। ऑप्शन टू, ऑप्शन बी, टू बी वेरी रिच एंड पावरफुल, बहुत धनी होना और बहुत आगे होना, ये भी मिलता जुलता है लेकिन बट सटीक नहीं है, इसलिए हम सभी ऑप्शन पर गौर करेंगे। पहले टू हैव ए सिल्वर स्पून इन माउथ व्हेन बोर्न, कहना ही जा रहा है कि जब वो पैदा लिया तो उसके मुंह में सिल्वर का स्पून था। ये तो एग्जैक्ट वर्ड है, जो फ्रेज है उसका एग्जैक्ट ये वर्ड है, लेकिन उसका भाव ये नहीं है। उसका भाव क्या है कि बहुत धनी घर में पैदा लेना। ऑप्शन डी देखिए, टू बी बोर्न इन ए रिच फैमिली, इसका मतलब होता है कि किसी धनी घर में पैदा लेना। तो ऑप्शन डी जो है सही मीनिंग है इस फ्रेज का, टू बी बोर्न विथ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों, मैं भरपूर प्रयास किया हूं आपको समझाने का, बताने का, और आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए पॉइंट्स के साथ, फिर कुछ नए फैक्ट के साथ फिर से आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।